वालेकुम क्लास। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम पीपोल और लूप ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑप्टिमाइजेशन पे बात की थी कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो आज इसके जो दो मेन ऑप्टिमाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपोल ऑप्टिमाइजेशन पे। बेसिकली पीपोल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक ऐसी टाइप ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन है जो कि कोड के छोटे छोटे जो हिस्से हैं, स्मॉल जो पार्ट्स हैं, उस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ परफॉर्म ऑन द वेरी स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेगमेंट ऑफ कोड। अगर मेरे पास कोई भी मॉड्यूल है, उसके जो वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके सेट बनाएगा। छोटे छोटे सेट बनाने के बाद उसके ऊपर जब ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंट की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे पीपोल ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं जो है इसको टेक्निकली डिफाइन करूं तो बेसिकली द स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर स्मॉल पार्ट ऑफ अ कोड इन विच पीपोल ऑप्टिमाइजेशन इज परफॉर्म्ड इज नाउन एज विंडो आर पीपोल। यानी कि विंडो क्या है? एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनके ऊपर आप पीपोल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करो। इसको आप लोग क्या बोलोगे कि ये क्या है? विंडो है। बेसिकली जो पीपॉल ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या करता है कि आपके जो पार्ट ऑफ कोड को शॉर्ट और फास्टर कोड के साथ रिप्लेस करेगा, और इस तरह रिप्लेस करेगा कि आपकी ओवरऑल जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो पीपॉल है वो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है। यानी कि वो कहीं ना कहीं जो आपके मशीन के रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर जो रजिस्टर्स हैं, उनके अंदर जो सीपीयू है, उस पर डिपेंड करेगी और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंट होगी। अगर मैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इससे हम जो है कोड या प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी की जो एग्जम्पशंस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ साथ आपके जो कोड का साइज है उसको भी रिड्यूस कर सकेंगे। पीपोल ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो तकनीक है वो क्या है? रिडंडेंट लोड एंड स्टोर एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि इस तकनीक के अंदर जो रिडंडेंसी है वो हम क्या करेंगे? उनको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और y असाइन टू i, यानी कि i असाइन इज इक्वल टू y है, एंड i असाइन टू z है, और w जो है वो z इंटू जो 3 है वो मल्टीप्लाई होके जो आंसर आ रहा है वो w के अंदर सेव हो रहा है। अब अगर कोई भी जो प्रोग्रामर है वो इस कोड को लिखता है तो मेरे ख्याल में जो y असाइन टू i एंड i असाइन टू जो z है, ये उसने जो है वो अगर हम इसको एलिमिनेट भी कर दें तब भी हमारी जो आउटपुट है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस कोड को यूज़ करता हूँ तो मेरी जो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होगा। जैसे जो है एक दो वेरिएबल्स आई और जो जी है वो मुझे जो है डिक्लेयर करने पड़ेंगे मेमोरी के अंदर, और फिर मेमोरी को हम इनिशियलाइज भी करेंगे और मेमोरी को हम यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर इसी कोड को मैं ऑप्टिमाइज़ करूं और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड y असाइन टू i एंड w इज़ इक्वल टू y इंटू 3 कर दूं, तब भी मेरी जो आउटपुट है ओवरऑल प्रोग्राम की वो रिमूव या वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। अच्छा, ये जो कोड यहाँ पे है इसको आप फर्दर भी ये जो यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्दर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है आप उसको यूज़ ना करें, आप सिंपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड w इज इक्वल टू y इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जब हम अपने कोड के अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो ऐसी स्टेटमेंट जो कि इतने इफेक्ट नहीं कर रही होती, जो कि सिंपली मेमोरी के ऊपर बोझ बन रही होती हैं, हम उनको क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ रिडक्शन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम
ऐसे कोड जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको ऐसे कोड के साथ रिप्लेस करते हैं जो कि बहुत कम टाइम कंज्यूम करे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स इंटू टू, यहाँ पे x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और फिर उसका आंसर y के अंदर सेव हो रहा है। तो अब ये कोड एज कंपेयर टू दिस वन कोड के ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर यही कोड को मैं सिंप्लीफाई करूं कैसे कि x प्लस एक्स एक्स क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 टाइम जो है मल्टीप्लाई होके वो y में सेव हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इसको x प्लस एक्स कर दूं, तो ये टाइम जो है कोड टाइम कम कंज्यूम करेगा और वैल्यू जो है वो y को असाइन कर देगा। तो इस तरह हम जो डिफरेंट किस्म की जो रिडक्शन होती हैं उसको हम रिमूव करते हैं और फिर अपना जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज़ करके लेस टाइम में कंज्यूम या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत से हम स्टेटमेंट जब राइट डाउन कर रहे होते हैं तो फजूल सी जो इंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू a प्लस 0, तो अब यहाँ पे देखें कि अगर a के अंदर मैं 0 ऐड करूं या ना करूं मेरा काम फिर भी चल सकता है, या a इज इक्वल टू a इंटू 1 करूँ तो तब भी काम चल सकता है। अगर मैं a को 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर वही a ही आएगा, या a में से मैं 0 को माइनस करूँ तब भी मेरा आंसर a है। तो मेरे ख्याल में कि अगर इस तरह के जो स्टेटमेंट जो कि फजूल हों और कोई भी स्पेसिफिक टास्क या आपके कोड को एम्फिसाइज ना कर रही हों, वो आपके डिफरेंट रिसोर्सेज को ही कंज्यूम कर रही हों, तो इनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टेक्निक रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विथ फास्टर। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे एग्जीक्यूशन को कंपाइलेशन टाइम को बहुत ज़्यादा लेके जाती हों, हम उनको ऐसे कोड या ऐसी इंस्ट्रक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे जो कि जल्दी एग्जीक्यूट होने में जो है वो कंपाइलर की हेल्प आउट करेंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर R1 है, उसमें अगर 1 वैल्यू ऐड करता हूँ तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो R1 जो रजिस्टर 1 है, कोई सा रजिस्टर जो है वो पहले मैं उसको यूज़ करूँगा और फिर उसके अंदर उसकी 1 वैल्यू जो है वो ऐड करूँगा। लेकिन इसके बजाय मैं सिंपली क्या करूँ, इंक्रीमेंट INC R1 करूँगा, तो जो लाइन जो ऊपर वाला काम कर रही है वही काम जो है वो इंक R1 के ज़रिए भी हो सकता है। तो ऊपर वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, लेकिन नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है R1 की वैल्यू में इजाफा कर देगी। सेम एज सेम अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दूसरा रजिस्टर R2 है, उसमें मैं 1 वैल्यू डिक्रीमेंट करना सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये भी जो इंस्ट्रक्शन है स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं सिंपल डेक R2 लिखूँ। तो डेक R2 क्या करेगा कि R2 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक का डिक्रीमेंट कर देगा। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट जो स्लोअर इंस्ट्रक्शन को फास्टर इंस्ट्रक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और ओवरऑल आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आपको जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बहुत कम मिलेगा। आगे है डेड कोड एलिमिनेशन। आप देखेंगे डेड कोड एलिमिनेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैलकुलेट या कॉल का एक फंक्शन बनाता हूं जिसके अंदर मैंने 12 जो है वो A को असाइन किया, 14 B को असाइन किया, फिर दोनों की वैल्यू मैंने प्लस करके C को असाइन कर रहा हूँ और फिर रिटर्न C कर रहा हूँ। अब इतना तो कोड बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो है B प्लस प्लस और देन फिर A प्लस B असाइन टू A, अब ये कोड कभी भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग कोई भी फंक्शन बनाते हो तो रिटर्न करने के बाद जो भी आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो B प्लस प्लस और A इज इक्वल टू A प्लस B ये क्या है, एक डेड कोड है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तब भी मैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन पे।
लूप ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कोड की एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और लूप के साथ जो डिफरेंट किस्म के ओवरहेड हैं उनको हम रिड्यूस करें। बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी कैशे परफॉर्मेंस की इम्प्रूव करेगा और पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को भी इफेक्टिव बनाएगा। बेसिकली जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो है साइंटिफिकली जो प्रोग्राम है उसके अंदर बहुत सा जो टाइम है वो लूप के अंदर स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए हम जो है वो लूप को ऑप्टिमाइज़ करना जो है या लूप को ऑप्टिमाइज़ करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि लूप ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये लूप ऑप्टिमाइजेशन के कभी भी मशीन के डिफरेंट रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करेगी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दो लूप यूज़ कर रहा हूँ, एक आउटर लूप है और नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर एक और लूप है, तो जो इनर लूप है अगर मैं उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कम करूँ तो मेरा जो प्रोग्राम की रनिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि मैं आउटर लूप के अंदर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को कम करूं। यानी कि इनर लूप के अंदर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को कम करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आउटर लूप के अंदर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को कम करना। अब जो है हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला मेथड है फ्रीक्वेंसी रिडक्शन या इसको कोड मोशन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन या अमाउंट ऑफ कोड लूप में लिखा है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप अगर हम रखें तो ओवरऑल हमारा इफेक्ट जो आउटपुट में इफेक्ट नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको आउट ऑफ द लूप लगा लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रिडक्शन या कोड मोशन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ए जो है इज इक्वल टू 100 है वाइल ए ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी। और अगर ए का मॉडुलस ले हम एक्स से, अगर वो 0 की इक्वल आए देन हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे। अब अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू जो है वो y प्लस जी हर दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये 100 टाइम राउंड अबाउट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर मैं इस कोड को बार बार इसी जगह पे लिखूं तो ये मेमोरी पे हर दफ़ा जो है वो इनिशलाइज होगा और y और z की वैल्यू जो भी होगी वो प्लस होगी और x के अंदर असाइन हो जाएगी। और हर दफ़ा जो है वो एक ही वैल्यू x की हमें मिलेगी, लेकिन जो a की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन x जो है वो सेम टू सेम है। लेकिन हर दफ़ा जो x है दोबारा इनिशलाइज हो रहा है, दोबारा डिक्लेयर हो रहा है, तो ये मेमोरी पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर हम इसी कोड को क्या करें, कुछ इस वे के साथ डिफाइन करें कि जो x इज इक्वल टू वाई प्लस जी है वो मैं आउट ऑफ द लूप लिख दूं तो मेरा काम फिर भी चलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोड की जो है जो चीज़ बिल्कुल फजूल सी है, एक दफ़ा करने से जो है हमारा काम चल जाता है, तो हम उसको बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि आउट ऑफ द लूप लिख लेंगे और फिर सेम एंड सेम इफ़ेक्ट जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें देगा। तो इस तरह हम डिफरेंट जो है एक तो कंपाइलेशन टाइम भी हम बचा सकते हैं, और उसके अलावा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो वो भी ज़्यादा फास्ट वे के साथ एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं लूप फ्यूजन पे या लूप जैमिंग पे। बेसिकली लूप जैमिंग क्या है कि लूप जब हम दो या दो से ज़्यादा लूप को सिंगल लूप के अंदर ज्वाइन करें, कंबाइन कर दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप फ्यूजन। बेसिकली ये क्या करेगा कि इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू द कंपाइल द मैनी नंबर ऑफ लूप। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंपाइलेशन का टाइम है वो कम हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस दैन 5 और उसके अंदर a इज इक्वल टू i प्लस 5, और फिर मैं एक और लूप लगाता हूँ फॉर एग्जांपल वो j से या i से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं सिंपल आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ।
और वो भी 5 टाइम रन होगा, और फिर जो लूप है b इज इक्वल टू आई प्लस 10 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यहाँ पे मोस्टली अगर मैं देखा जाए तो जो इनर लूप है वो j से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे j अज्यूम करें, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है j प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें कि जो आउटर लूप है वो भी 5 टाइम चल रहा है और जो इनर लूप है वो भी 5 टाइम चल रहा है। तो अगर मैं इस कोड को कुछ इस तरह डिफाइन करूं कि a इज इक्वल टू आई प्लस 5 और b इज इक्वल टू आई प्लस 10, यानी कि इनर लूप को मैं रिमूव कर दूं, तभी मेरा जो काम है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, सेम मेरा काम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इससे बेहतर है कि हम जो है वो इनर लूप लगाएं और जो है कंपाइलेशन टाइम को इंक्रीज़ करें। तो हम क्या करते हैं कि जो इनर लूप जो कि फजूल जो है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, वो जो काम कर रहा है वो आउटर लूप भी काम कर रहा है, तो फिर हम इनर लूप को रिमूव करके उसको मैक्सिमम जो है वो एफिशिएंट वे के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग में क्या है, बेसिकली ये लूप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम को ऑप्टिमाइज करेगी। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, लूप के अंदर डिफरेंट आइट्रेशन है उसको रिमूव कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। बेसिकली लूप अनरोलिंग जो है प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज़ इसी बिना पे करता है कि वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या जो है लूप टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन जो हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखें कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस दैन 5 एंड i प्लस प्लस, ये लूप 5 टाइम चलेगा और मेरे पास पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम प्रिंट होगा। अब अगर मैं यही काम जो है वो मैं सिंपली ख़ुद इसको डिफ़ाइन करना शुरू कर दूँ, सी आउट पाकिस्तान, सी आउट पाकिस्तान, सी आउट पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं ये काम करता हूँ कि अलग खुद 5 टाइम सी आउट पाकिस्तान, सी आउट पाकिस्तान लिखना शुरू कर दूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो कंपाइलेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम होगा और मेरा प्रोग्राम तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब आप बोलेंगे कि अगर हमने 1000 टाइम लिखना है क्या हम इसको ऐसे लिखें? नहीं, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है जब भी आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है तो आपने ऑप्टिमाइजेशन के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनको अपने ज़हन में रखना है, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो जल्दी तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन करने के दौरान आपको खुद बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट करनी पड़ रही है, तो देन आप लोग क्या करोगे कि आप लूप को ही यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1000 टाइम लिखना है पाकिस्तान, तो क्या मैं 1000 टाइम लिखूँगा सी आउट पाकिस्तान, सी आउट पाकिस्तान? नो, बल्कि लूप को ही लगाऊंगा और लूप को यूज़ करके मैं अपना जो है प्रोग्राम या अपनी नीड जो है वो मैं पूरी करूँगा। तो इसलिए आपने सिचुएशन पे भी फोकस करना है और देन फिर अपनी एफर्ट पे भी, और फिर आपने जो ऑप्टिमाइजेशन की जो मेथड्स हैं उस पर भी आप लोगों ने फोकस करना है।